पूर्वी जिले में पकड़े गए 7 अवैध बांग्लादेशी, सभी ने नदी के रास्ते भारत में किया था प्रवेश। एजेंट 4,000 रुपए में ही भारत में करा देते हैं एंट्री। गोकुलपुरी में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस को मिली सफलता। सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी बरामद। दिलशाद गार्डन डिपो की 130 बसें हो सकती हैं बंद। कई रूटों पर पड़ेगा बसें बंद होने का असर। बस सेवा प्रभावित होने से कर्मचारियों की बढ़ी चिंता। कर्मचारियों की मांग, नई बसों से मिले मौजूदा कर्मचारियों को नौकरी। झिलमिल निवासी दंपत्ति की नैनीताल में दर्दनाक मौत। दंपत्ति की मौत से परिजनों में शोक की लहर। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को लाया जा रहा है दिल्ली। दिल्ली सरकार विकास कार्यों को गति देने की तैयारी में। जनता की मूलभूत जरूरतें होंगी सरकार की प्राथमिकता। विधायक बोले, सड़क, शिक्षा और पानी पर होगा खास फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में पूर्वी जिला पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये अवैध रूप से भारत आए थे। सभी बांग्लादेश से नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। अब इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि वे अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। हैरानी की बात यह है कि अब तक उनका पता नहीं चल पाया, जबकि भारत में रहते काफी समय हो गया था। आपको बता दें कि कल ही दक्षिण पश्चिमी जिले के आरकेपुरम थाना पुलिस ने भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान अफासुद्दीन गाजी के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने 2022 में बेनापोल पेट्रापोल सीमा से भारत में प्रवेश किया था। पुलिस ने फिलहाल उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी ने बताया कि वह एजेंट के जरिए 4,000 रुपए देकर भारत आया था। पुलिस को 13 मार्च को सूचना मिली थी कि एक युवक स्क्रैप खरीदने के लिए आरकेपुरम स्थित मोहम्मदपुर गांव में घूम रहा है। पुलिस ने सूचना को पुख्ता किया और छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में पहले तो आरोपी ने झूठा दावा किया कि वह मालदा, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी अफाजुद्दीन गाजी ने कबूल किया कि वह गांव सेगुरा, थाना मुसीगंज, ढाका, बांग्लादेश का रहने वाला है। वह 2022 में एक एजेंट रफीक को 4,000 रुपए देकर भारत आया था। रफीक ने रात में कांटेदार तार की बाड़ को काट दिया, जिससे वह और 3 और लोग सीमा पार करने में कामयाब हुए। फिर वह कोलकाता से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उसने कई जगहों पर काम किया। फिलहाल वो पुरानी दिल्ली में कूड़ा बीनने का काम कर रहा था। वह बाजारों और कॉलोनियों से कबाड़ खरीदने के लिए पूरे शहर में घूमता था। कभी उससे पूछताछ नहीं हुई। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में 6,23,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई स्कूटी, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नगद, 2 पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना 5 मार्च की रात की है, जब भागीरथी विहार में स्क्रैप व्यापारी शावेज और उनके कर्मचारी तहसीन से हथियार के बल पर स्कूटी व नकदी लूटी गई थी। लूट के दौरान तहसीन घायल हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मुशाहिद, शाहरुख, फुरकान और समीर के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि शाहरुख और मुशाहिद पहले भी हत्या और डकैती जैसे कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी से 6 और मामलों का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस लूटी गई बाकी नकदी की बरामदगी और दूसरे मामलों की जांच में जुटी है। दिल्ली में अगले महीने से बसों का संकट खड़ा हो सकता है। डीटीसी की करीब 2,000 बसों के साथ साथ 1,000 क्लस्टर बसें भी सड़कों से हट सकती हैं। अगर जल्द नई बसें नहीं लाई गई या मौजूदा बसों का टेंडर नहीं बढ़ाया गया तो लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब संवाददाता ने दिलशाद गार्डन बस डिपो का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ करीब 124 से 130 बसें मौजूद हैं, जो 15 अप्रैल तक बंद हो सकती हैं। इनमें 365, 311, 146, GL 23, 702, 239, 125, 130,
336 और 469 रूट की बसें शामिल हैं, जो आनंद विहार से संगम विहार, धौला कुआं सहित कई जगहों तक जाती है और रोजाना हजारों यात्री इन बसों में सफर करते हैं। इस पर जब बस डिपो में मौजूद कंडक्टर और ड्राइवरों से बात की गई तो उनका कहना था कि डिपो में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और ऑफिस स्टाफ शामिल हैं। अगर बसों का टेंडर आगे नहीं बढ़ाया गया तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, जिससे उनके परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर क्लस्टर बसों की जगह इलेक्ट्रॉनिक बसें लाई जाएं तो मौजूदा कर्मचारियों को ही प्राथमिकता दी जाए ताकि वे बेरोजगार ना हो। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर सीएम रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की है। 15 अप्रैल का लास्ट बता रहे हैं इसका, और अभी भी कोई हमें आशा नहीं है कि भाई आगे को टाइम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या है। हम गए थे मैडम के पास, कौन सी मैडम? रेखा गुप्ता मैडम के पास। उन्होंने बुलाया, बोले मैं आपको बुलाऊंगी, अभी सब जगह वो रखा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हाँ आगे टाइम बढ़ेगा। इसलिए हमने अपने 11-12 साल हमने अपना आधा जीवन तो यहाँ दे दिया, आगे क्या करेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ क्या करेंगे। इसलिए सभी परेशान हैं यहाँ काम करने। डर तो पूरा है, क्या करेंगे, क्या आगे जीवन कैसे चलेगा। गाड़ी अधिकतर ज़्यादा खराब रहती है, कोई काम नहीं करते, बहुत ही कम पब्लिक परेशान हो जाती है, हमें गालियाँ मिलती हैं। गाड़ी खराब क्यों लाई तुम, देख के क्यों नहीं लाई, ये काम ही नहीं करते मिस्त्री। अभी बंद करने की जब बात कही जा रही है, डर लग रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, डर तो है ही जी, जब नौकरी जाएगी भाई ये डिपो खाली हो जाएगा, फिर कहीं और काम मिलेगा इस उम्र में हमें नौकरी, बस यही है। क्या चाहते हैं, क्या होना चलनी चाहिए, टाइम बढ़ाया जा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा कराचिए। ये है कि अगर टाइम अगर है तो इसको बढ़ाया जाए, कि जैसे कि हमारा परिवार और बच्चे सब अपना भरपूर सबको मिलता रहे और सबको रजून लगाया जाता है यहाँ। टेंडर तो अभी 10-15 साल का था ही, जो भी मिनिमम खत्म ही हो रहा अब, और अप्रैल 15 का बता रहे हैं इसको। तो हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा और रियायत दी जाए सबको। मैडम ये है कि जैसे कि बता रहे हैं जो क्लस्टर गाड़ी है, तो क्लस्टर गाड़ी में क्लस्टर कंडक्टर रखे जाए। जैसे कि अभी जो गाजीपुर में जो डिपो है डीटीसी का, उन्होंने डाल दिया, केस डाल दिया। पहले बीच में आधा क्लस्टर बैठे, आज डीटीसी के बैठेंगे, तो उन्होंने डाल दिया हम क्लस्टर में बैठने नहीं देंगे। तो होना चाहिए जो क्लस्टर गाड़ी है पूरी दिल्ली में, तो क्लस्टर कंडक्टर बैठे जाए, उनको हटाया जाए, डीटीसी वालों को डीटीसी में बैठाया जाए। परेशानी तो बहुत होगी जी, परेशानी है। अगर ये गाड़ी बंद हो जाएंगे तो हम कमाएंगे क्या, खा के मार तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कोई रोजगार ही नहीं है, कोई रोजगार तो मिलते ही नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे रोजगार तो हमें। ठीक है, तो अभी बसें एक्सटेंड कर दें या फिर नई बसें आती है तो उसमें ड्राइवर आपको रखेंगे, जो भी आपकी पोस्ट है? हाँ, नई बसें जो आएंगी उनमें हम करने के लिए तैयार हैं, जब भी तुम्हारा आगे को रोजगार रहेगा, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे। नैनीताल में एक दर्दनाक हादसे में दिल्ली के झिलमिल निवासी मोहित और उनकी पत्नी प्रियंका की मौत हो गई। उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद जब संवाददाता उनके परिवार से मिलने झिलमिल पहुंचे तो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनका मकान नंबर 108 था, लेकिन वे पिछले 7 सालों से ए ब्लॉक के मकान नंबर 220 में रह रहे थे। परिवार फिलहाल नैनीताल में आगे की कानूनी प्रक्रिया में व्यस्त है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पार्थिव शरीर वापस दिल्ली लाया जा रहा है। पड़ोसी के मुताबिक मोहित और प्रियंका बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनके साथ उनकी मां मंजू, 2 बहनें श्वेता और शिवानी भी रहती थी। इस हादसे से परिवार और मोहल्ले में शोक का माहौल है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ झिलमिल कॉलोनी के ए ब्लॉक में, मकान नंबर 220। ये आज मकान सूना दिखाई दे रहा है, क्योंकि होली पर इसमें मकान में रहने वाले मोहित अपनी वाइफ के साथ ससुराल गए थे नैनीताल होली खेलने के लिए, लेकिन आते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फ़िलहाल परिवार यहाँ पर नहीं है, परिवार नैनीताल अपने बच्चों की बॉडी लेने के लिए गया है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के अंदर दंपत्ति, पत्नी प्रियंका और पति मोहित दोनों ही की डेथ हो जाती है। आपको बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में जानकारी मिल रही है कि नैनीताल से दिल्ली लौट रहे थे परिवार, और उनकी गाड़ी का अचानक टायर फट जाता है। टायर फटने के कारण से गाड़ी असंतुलन हो जाती है, जिससे वो पेड़ में टकरा जाती है, और पेड़ में टकराने से उन गाड़ी में सवार मोहित और प्रियंका दोनों ही मर जाते हैं। उनकी जो शुरुआती जांच है निजी अस्पताल में कराई जाती है, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। ये फ़िलहाल वही घर है जो मकान ए ब्लॉक में पड़ता है और 220 नंबर है। इसके 2nd फ्लोर पे वह रहा करते थे। आपको बता दें रिकॉर्डेड के हिसाब से जो उनके आईडी प्रूफ में है वो ए ब्लॉक के 108 में है, लेकिन वो असली में ये
220 सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे। अभी फ़िलहाल ये शांति का माहौल है कि परिवार नहीं है, कहीं ना कहीं परिवार का पूरा जो मियाँ बीवी है उसके जाने से माँ को ठेस पहुँची है। परिवार में एक बहन भी है शिवानी नाम की, जो यहाँ रह करती थी, फ़िलहाल वो भी यहाँ पर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद आगामी बजट को लेकर तेजी से काम हो रहा है। रविवार को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विकास कार्यों और बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। ऐसे में आगामी बजट को लेकर संवाददाता ने विश्वासनगर से विधायक ओम प्रकाश शर्मा और शाहदरा के विधायक संजय गोयल से बातचीत की। विधायक संजय गोयल ने बताया कि इस बार बजट में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, शिक्षा, साफ पानी के सप्लाई और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खासकर महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पर विस्तार से बात की गई है। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था को सुधारना बेहद जरूरी है। क्षेत्र के अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की कमी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो मशीनें खराब हो चुकी है उन्हें बदला जाएगा। विधायकों ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का फोकस जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना और वादों को निभाना रहेगा, जिससे राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिल सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बैठक बुलाई थी, सभी विधायकों को बुलाया था और अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो बजट के अंदर प्रोविज़न होने चाहिए, जैसे हमारी सड़कों का जो टूटी पड़ी हैं वो सड़कें पिछले 10 साल में नहीं बनी हैं, उनके लिए फ़ंड की भाई प्रोविज़न किया जाए। हमारे जो PWD नाले हैं जिनकी सफाई के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, जो सिल्ट भी हाथ का टूट जाए, और साथ में सीवर लाइन जो है सफाई जो पिछले 10 साल में नहीं हुई है उसके लिए सपर सकर अवेलेबिलिटी के लिए फंड्स अवेलेबल हो। पानी की जो लाइनें हैं जहाँ डलनी है और पानी की अवेलेबिलिटी पूरी मात्रा में रहे, गर्मी में समस्या ना आए, इन सब विषयों पर, और साथ में जो ट्रांसपोर्ट है, DTC बसेज है, इन सब की प्रॉपर तरीके से फीडर सेवा है, फीडर बस, मेट्रो फीडर सेवा, उसको चालू किया जाए, और जिससे कि उस पर रोड पर ट्रैफिक भी कम होगा और लोग अपने मेट्रो के माध्यम से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। फिर भी वहाँ जहाँ पहुँचेंगे मेट्रो के माध्यम से वहाँ भी फीडर सेवा रहेगी तो ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। तो इस विषय पर हमने सजेशन दी और उसके लिए फंड्स का निर्धारण हो क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, ये सब बातें हैं। एजुकेशन के लिए हमने बात की। 2500 रुपये ज़रूरतमंद महिलाएँ, वीकर सेक्शन की महिलाओं को मिले, इसके लिए जो महिलाएं एलिजिबल हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके जल्द से जल्द उनको 2500 रुपये देना। जो हमारे स्कूल, जो हमारे हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, जो केजरीवाल जी बड़ी बड़ंग मारते थे कि दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य वर्ल्ड क्लास है, मेरे हेडगेवार हॉस्पिटल है। पिछले 1 साल से प्रसूति डिपार्टमेंट, मैटरनिटी, जहां महिलाओं को जिसकी ज़रूरत गर्भवती होने पर होती है, 1 साल से बंद है। तो ये वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सुविधाएं की जो बात करते थे, आज गर्भवती महिलाएं दर दर भटक रही हैं। हमने ये कहा है जल्द से जल्द अस्पताल में लोगों की बेसिक ज़रूरतों के लिए वहाँ पर मैटरनिटी डिपार्टमेंट को तुरंत चालू किया जाए, दवाइयों का, डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, जो मशीनें खराब हैं उन मशीनों को सही किया जाए, और कंडम हो गई हैं तो उनको बदला जाए। CBSE की 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम चल रहे हैं। आज 10वीं क्लास के छात्रों ने भाषा विषय का पेपर दिया। छात्रों के पास संस्कृत, पंजाबी जैसे कई भाषाओं के विकल्प होते हैं और जो छात्र शुरुआत से पंजाबी पढ़ते आए हैं उन्होंने आज पंजाबी भाषा का पेपर दिया। आज 10वीं कक्षा के पंजाबी विषय का पेपर हुआ, जिसे छात्रों ने आसान बताया। छात्रों ने कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा की तुलना में यह पेपर काफी सरल था, जिससे उनके अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। झिलमिल परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्रों ने कहा कि परीक्षा से पहले लग रहा था कि पेपर कठिन आएगा, लेकिन जब पेपर करने लगे तो कोई मुश्किल नहीं आई। पेपर देने के बाद छात्र खुश नजर आए। पंजाबी का पेपर अच्छा आया था। कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। बढ़िया था। इजी आया था, टफ आया था? इजी आया था। प्री बोर्ड से इजी था। प्री बोर्ड से इजी था। कितने मार्क्स आने की उम्मीद लग रही है?
50-70 के बीच में आ कितने जाएंगे। मार्क्स का एग्जाम था? 80। 80 मार्क्स। कैसा रहा? पंजाबी का एग्ज़ाम था, अच्छा रहा। मोस्टली बच्चे संस्कृत लेते हैं, तुमने पंजाबी क्यों ली? क्योंकि मैं तीसरी क्लास से पंजाबी पढ़ती आ रही हूँ ना, इसलिए। और हमारी टीचर भी बहुत अच्छी है पढ़ाने वाली, इसलिए। तो एग्जाम में कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब लगे? नहीं, बस मुहावरे लगे थे बस, उसके अलावा नहीं लगे। तो पढ़ा हुआ ही आया सब कुछ, आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, पढ़ा ही हुआ आया था ज़्यादातर। तो पैराग्राफ बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी। लैंग्वेज तो नहीं लग रहा? नहीं, हाँ ईजी था, प्री बोर्ड से तो ईजी था। प्री बोर्ड टफ बताया गया था? हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? एग्जाम की सब्जेक्ट का था और पंजाबी चूज़ क्यों करी है? पंजाबी इसलिए चूज़ करी क्योंकि मैं खुद ही पंजाबी हूँ, और पंजाबी में 5th क्लास से पढ़ रही हूँ, तो हैबिट है पंजाबी की। और पेपर तो बहुत हद से ज़्यादा इजी आया था, बहुत ज़्यादा इजी। प्री बोर्ड का भी ठीक ठीक था, बट ये वाला कुछ ज़्यादा इजी था। 16 क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए। नहीं, टाइम से पहले ओवर हो गया था, 35 मिनट पहले ख़त्म हो गया था एग्जाम। पूर्वी दिल्ली के पांडव रोड आश्रम वाली गली में बीती रात 12:32 पर एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। आग की लपटें पास की वेल्डिंग की दुकान तक भी पहुंच गई। वेल्डिंग शॉप के मालिक ने बताया कि उन्हें आधी रात के करीब फ़ोन आया और जब वे पहुंचे तो आग तेजी से फैल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के मालिक को हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग कैसे लगी ये भी पता करने की जांच चल रही है। तो 12:30 बजे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लगी है। ये बराबर में हमारी दुकान है और पास में मोबाइल वाले की दुकान है। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान बहुत लंबा हुआ, कुछ भी नहीं बचा उनका बेचारों का। बहुत गरीब आदमी है, तकरीबन 15-20 लाख रुपए का तो होगा। टोटल जल गया। महंगी मशीन थी, महंगे मोबाइल थे। उनको 12:30 बजे हमारे वो हैं सीनियर हैं, तो उन्होंने उनके पास में फ़ोन किया था। फिर हम सुबह आए थे तो हमारे सीनियर बता रहे थे कि मेरे को 12:30 बजे खबर मिली और हम सुबह आए यहाँ पे तो हमको जब पता लगी। नहीं, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारा तो ये केबल वेबल वगैरह जला है। ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। शायद यही जानकारी हो रही है कि कोई चार्जर वार्जर या मोबाइल गर्म होकर फट गया है। पूर्वी दिल्ली के भोलानाथ नगर में RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदान करने वालों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर भी दिए गए। ट्रस्ट के आयोजक विनय चौधरी ने बताया कि यह उनका 11वां ब्लड डोनेशन कैंप है और साल में 2 बार ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद वह जनता की सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि उनके काम चुनाव से प्रभावित नहीं होते और आगे भी इसी तरह समाज सेवा जारी रहेगी। ब्लड डोनेशन कैंप में पारुल चौधरी सहित कई लोग भी मौजूद रहे। देखिए, 11वां कैंप है और साल में हर बार हमारे 2 या 3 कैंप ऐसे लगते ही हैं। अभी आपको बताया कि चुनाव चल रहा था, चुनाव में मैं बिज़ी था और चुनाव कोई मुद्दा नहीं था हमारे लिए। हमारा काम सिर्फ सेवा का था और सेवा हम निरंतर कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, ये पहले लगना था मेरा कैंप, फरवरी में लगना था, मगर चुनाव में बिज़ी होने के कारण ये मैं लगा नहीं पाया। मैंने तुरंत फिर अपनी टीम से कांटेक्ट करा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपना ये ब्लड कैंप लगाना है जो हमारा हर साल लगता है। तो हमने तुरंत अपनी सेवा के कार्य जितने भी हैं वो सारे निरंतर चलेंगे। जैसे कि RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल 2 बार कैंप लगाता है रक्तदान का, तो आज भी हमें समर्थन मिलता ही है। मतलब क्योंकि लोगों को भी पता है कि रक्तदान एक बहुत अच्छी वो है चीज़ है कि भाई जो लोगों की जान बचाने के काम आती है। तो हमें ना एक रक्तदान के लिए अभियान चलाना चाहिए। एक अभियान के तौर पे करना चाहिए रक्तदान, जिससे काफ़ी लोगों की जान बच जाए। जैसे कहते हैं ना कि वक्त का हर एक क्षण और रक्त का हर एक कण बहुत अमूल्य होता है। और जो लोग आ रहे हैं वो पूरे अपने दिल के साथ पूरे जुड़कर आ रहे हैं। RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्ष में 2 बार कम से कम कैंप लग जाता है और भी कई प्रकार की सेवाएं हैं जो इस ट्रस्ट के द्वारा दी जाती हैं। देखिए, ये जो RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है, ये ना तो राजनीति के लिए था, ये पहले भी चल रहा था, 19 सालों से चल रहा है और आगे भी ऐसी ही सेवा करता रहेगा। इलेक्शन के लिए हमने ये सेवा जो करते हैं, ये इलेक्शन के लिए नहीं करी थी। इलेक्शन में उतरे इसलिए थे कि हम सेवा कर सकें। बिल्कुल हो रहे हैं, पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। जैसे ब्लड कैंप है 2 बार साल में लगाते हैं। इसके अलावा और भी ये ऐसे करते हैं, जैसे गरीब जनता को चश्मा करवाना, उनकी आँख बनवाना, चेक करवाना,
ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता लगा था, विनय चौधरी जी का भी मैसेज आया था मेरे पास। और ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर इंसान को कंटिन्यू ही करना चाहिए। मैं आज 32nd टाइम कर रहा हूँ, 32वीं बार आज ही मेरा ब्लड डोनेट है, तो ये रेगुलर करना चाहिए। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड दोबारा जनरेट होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। HB का सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन का रहता है कि हीमोग्लोबिन कितना होगा, फिर हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी आफ्टर डोनेशन या प्री डोनेशन, हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। सबसे मेनली चीज़, अगर आपको डोनेशन देने आनी है, खा कर आओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और चेक की जाती है, क्या वेरिफिकेशन रहती है? ब्लड ग्रुप करते हैं हम और हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और सारी पास हिस्ट्री चेक करते हैं। पूर्वी दिल्ली के स्कूल ब्लॉक में गलियों के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लंबे समय से टूटी हुई गलियों और जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। हालांकि स्थानीय निवासियों ने इस कार्य को लेकर नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि गलियों की ऊंचाई सामान्य से अधिक बढ़ाई जा रही है, जिससे उनके घरों के प्रवेश द्वार गलियों से नीचे हो जाएंगे। इससे बारिश के मौसम में पानी घरों में घुसने की आशंका बढ़ जाएगी, जिससे परेशानी हो सकती है। स्थानीय लोगों की मांग है कि गलियों के निर्माण कार्य को सही तरीके से पूरा किया जाए, ताकि राहत के बजाय यह नया संकट ना बन जाए। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने की अपील की है। देखिए साहब, अभी चुनावों के समय में काफ़ी तोड़फोड़ की गई थी ताकि हम गलियों को सुसज्जित कर सकें, नालियों को ठीक से कर सकें। और आज वो नाली जो उन्होंने ठीक की थी अपने MCD ने चुनावों के नज़र में, और वो नालियाँ ऊंची हो गई हैं और मकान उनके सब थोड़े थोड़े नीचे हो गए हैं। ढलान नीचे हो गया मकान और नालियाँ ऊंची हो गई हैं। अब इस तरह से मकानों की कहानी काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी और ये इस तरीके से काम शायद लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। अगर ये इनको ठीक से ढंग से बनाया जाए तो अच्छी तरह से काम चल सकेगा, क्योंकि ये नालियाँ हमेशा नीचे ही रहती हैं। जो नालियाँ बनाई जा रही हैं कॉरपोरेशन द्वारा या सड़कें गलियाँ बनाई जा रही हैं, उनका अगर हालात देखो तो गलियाँ इतनी ऊंची कर दी या नालियाँ इतनी ऊंची कर दी कि जो मकान है उनका लेवल नीचे जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर भी थे कि गलियाँ वो बनाई जाएंगी, जब भी बनाई जाएंगी उनको तोड़ के लेवल वही रखा जाएगा जो पहले लेवल है, और उसी के हिसाब से नालियाँ बनाई जाएंगी। देखिए साहब, चुनाव आए आनंद फानन में जो ये गलियां तोड़ दी गई और अब बनाने का वो काम किया, अच्छी बातें बन रही हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे भी होते हैं। ये जो गलियों का निर्माण कार्य है, लेवल का ध्यान रखा जाता है, उसी लेवल पर बनाई जाती हैं और लेवल को ऊंचा कर दिया गया है। आज के महंगाई के दौर में मकान को ऊंचा करना बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।